नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति में सुरक्षा। एक ऐसा टॉपिक है हर साल हर टर्म में, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, या फिर एनुअल सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, और यहाँ तक कि सीयूईटी के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाकर दिए जाते हैं। तो मैंने उन क्वेश्चंस को, उन पोर्शंस को इस लेसन से उठाकर अपनी वीडियो में शामिल करा है जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आपकी एनर्जी एक सही दिशा में जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे से पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हैं, और अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा उस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हाय सेंड कर सकते हो, मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम में जब हम बैठें और ये क्वेश्चंस आपके सामने बिल्कुल आएगा तो आप उसको बहुत ही शांत तरीके से और बेहतर तरीके से इस आंसर को धूमधाम से लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं। आपके सामने एक टॉपिक ही है परंपरागत सुरक्षा, आसान भाषा में मुख्य बिंदु। और इसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में डिज़ाइन करा है। जैसे ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी, परंपरागत सुरक्षा किससे जुड़ी होती है? राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है ये ध्यान रखना है। सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का ही विषय है और परंपरागत सुरक्षा एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यानी देश की सरहदों की रक्षा सीमा की सुरक्षा से संबंधित होती है। किससे जुड़ी होती है ये? सीमा की सुरक्षा से संबंधित होती है। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसमें भारत के द्वारा पाकिस्तान पर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उसे रोकने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पर निशाना बनाया गया था और ऑपरेशन विजय को बहुत सफलतापूर्वक भारत ने चलाया था। तो ये एक तरह से भारत की सुरक्षा का एक वो तरीका है जिसे हम परंपरागत सुरक्षा कह सकते हैं। तो यानी हमें अपनी सरहदों को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? देश, हाँ, देश दूसरे देश से हमला हो सकता है, दूसरे देश से हमला हो सकता है। कोई देश हमको धमकी देता है या सैन्य हमला करता है जिससे हमारा देश की स्वतंत्रता, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये हमेशा वर्ड आपको दिखेंगे 11th क्लास की बुक हो, 12th क्लास की बुक हो, या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन क्यों ना दे रहे हो, ठीक है ना, आपको ये शब्द आपको पक्का दिखेंगे ही। स्वतंत्रता, संप्रभुता, ये ऐसे शब्द हैं जो एक तरह से पॉलिटिकल की ग्रामर कह सकते हो। जैसे आप ABCD पढ़ते हो तो उसका बेस है, तो उसी प्रकार से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि स्वतंत्रता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाऊं, एक स्पेशल वीडियो जो पॉलिटिकल के स्पेशल वर्ड हैं ताकि वो समझने में आसानी हो, अगर वो जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें जब ये आते हैं, अगर उन्हें समझने में आसानी लाना चाहते हो तो मैं उसके लिए एक वीडियो ला सकता हूँ। अगर 2 या 4 बच्चे भी मेरे कमेंट बॉक्स पे अगर इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो के लिए बारे में बात करेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है? दूसरे देशों से हमला हो सकता है। कोई भी देश हम धमकी देता है या सैन्य हमला करता है जिससे हमारे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता क्षेत्र को खतरा होता है। यह भी परंपरागत सुरक्षा का एक विषय है। हमें दूसरे देशों से अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को सुरक्षित बनाए रखना है, ठीक है। स्वतंत्रता और संप्रभुता को आप इस तरह से मान के चलिए, फैसले लेने की शक्ति, स्वतंत्र तौर पे फैसले लेने की शक्ति। संप्रभुता को आप मान के चलिए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संप्रभुता यानी स्वतंत्र तौर पे फैसले लेने की शक्ति, जिसमें आप ये समझोगे कोई सरकार है, जैसे भारत की सरकार है, जो भी फैसले लेती है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि भारत जब भी बाहरी तौर पे या आंतरिक तौर पे जब भी फैसले लेगी तो वो बिना दबाव के फैसले लेती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं संप्रभुत्व हैं। और स्वतंत्रता का मतलब कि हम देश आज़ाद हो गए तो 1947 से आज तक हम स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं हैं। तो संप्रभुता और स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी स्वतंत्र देश के लिए। तो ये अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर ये जो वर्ड्स आते हैं, जो पॉलिटिकल ग्रामर होती है, अगर समझना चाहते हो तो मैं इनके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ अगर आप कहो तो, ठीक है। बाकी तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन आंसर की।
आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, सिर्फ सैनिक ही नहीं आम लोग भी प्रभावित होते हैं। जाहिर सी बात है, जब युद्ध होगा तो उस युद्ध में नागरिकों की जान जाएगी, घायल होंगे, ठीक है। देश के अंदर भी खतरे पैदा हो सकते हैं। परंपरागत के अंदर खतरे गृह युद्ध के तौर पे भी देखे जाते हैं। किसके तौर पे देखे जाते हैं? गृह युद्ध के तौर पे देखे जाते हैं। गृह युद्ध आंतरिक संघर्ष हो गया, जिसके अंदर अलगाववादी आंदोलन जैसे कुछ लोग देश से अलग होना चाहते हैं। आपने कुछ सालों पहले सुना होगा, यानी 2019-22 से 19 या 18 से पहले ये जरूर सुना होगा कि कश्मीर का मुद्दा बहुत उठता था। कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन चलते थे। अलगाव शब्द का मतलब होता है अलगाव होने की भावना, अलगवाद यानी अलग होने की भावना या अलग होने की विचारधारा। तो ऐसे राज्य जो भारत से अलग होना चाहते हैं वो आंदोलन चलाते हैं, जैसे कश्मीर के अंदर हुआ करता था, खालिस्तान के अंदर हुआ करता था, पंजाब के अंदर खालिस्तान की डिमांड हुआ करती थी। तो ऐसे में ये अलगाववादी आंदोलन समय समय पे होते रहे हैं। तो ये कहने का मतलब अलगाववादी से ये समझ सकते हो कि भाई इसके अंदर जो है देश की जो एकता है उसको खंडित करने की बात की जाती है, एकता को तोड़ने की बात की जाती है। ये भी एक परंपरागत सुरक्षा का एक अवधारणा में शामिल है। एक तो आंतरिक युद्ध हो सकता है, आंतरिक संघर्ष हो सकता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है। अलगाववादी आंदोलन हो सकते हैं। अलगाववादी आंदोलन का मतलब कि एक राज्य जो है देश से अलग होने की डिमांड करता है तो उसे अलग होने की अलगाववादी आंदोलन कहते हैं। जैसे कुछ लोग देश से अलग होने चाहते हैं। अच्छा, एक और बात समझिए, अलगाववादी आंदोलन जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 2-3 लोग ही ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि एक राज्य, स्पेसिफिक अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में कुछ ही सिख समुदाय के लोग, मैं सारे सिख समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सिख समुदाय के लोग जो हैं पंजाब से अलग होने की डिमांड कर रहे थे, जैसे हमने बात समझी खालिस्तान। ऐसे ही कश्मीर के अंदर भी कश्मीरी लोग जो कि कुछ हैं वो भी कश्मीर को अलग करने की डिमांड कर रहे थे। तो वो कुछ लोग ही देश को तोड़ने की बात करते हैं, जबकि यह भारत के लिए इतनी बड़ी समस्या बन जाती है कि एक राज्य की अलग करने की बात की जाती है, परंतु ये एक कुछ लोगों की ही की गई गतिविधि होती है जिसे दबाया जा सकता है और दबाया भी गया है। क्योंकि अगर ये अलगाववादी आंदोलन सफल हो जाएं तो भारत का नक्शा जिस तरीके से आज के समय में आप देखते हो वो वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि समय समय पे राज्य की आवाज़ें उठेंगी अलग होने की, तो फिर सभी राज्य जब अलग हो जाएंगे तो जिस तरह से आप आज के टाइम में नक्शा देख रहे हो वैसा नक्शा नहीं दिखेगा आपको। तो इसलिए अलगाववादी आपको समझ में आ ही गया होगा, जो कि परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा का ही एक अवधारणा है। ये सब भी परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। परंपरागत सुरक्षा का मतलब है जब देश को बाहर से और अंदर से होने वाले सैन्य खतरों से बचाना है। किससे बचाना है? एक तो देश के अंदर वाले खतरे और देश के बाहर वाले जो खतरे होते हैं उनसे बचाना ही क्या है बच्चे? परंपरागत अवधारणा। लेक्चर आगे करने से पहले आप ये समझ लीजिए, मैं ऑफलाइन बैचेस भी देता हूँ। मैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी देता हूँ। ये मेरे बारे में जानकारी है और ये मेरा एक एड्रेस है जिससे आप देख सकते हो, 32/26B बीकम सिंह कॉलोनी, गली नंबर 8, शाहदरा, दिल्ली 1132। ये मेरा एड्रेस है जहाँ पे मैं क्लासेस देता हूँ ऑफलाइन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेरी ये है, PhD इन पॉलिटिकल साइंस, क्वालिफाइड 2 टाइम, ठीक है। क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये सब मैंने क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस 16 साल का है। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट, मैं जो पढ़ाता हूँ क्लास 11, 12 के साथ साथ जो इसमें जो सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, और मैं UG यानी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों की भी तैयारी करवाता हूँ, साथ साथ CUT, UG और PG की भी तैयारी करवाता हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ऑफलाइन बैचेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ आप अगर जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस बहुत ही सरल रखी है, बहुत ही सुविधानुसार रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा को पढ़ा है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है और इसे बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक।
अपारंपरिक सुरक्षा के अंदर आप देखेंगे मानवीय अस्तित्व खतरा, मानवीय अस्तित्व पे खतरा। इसका मतलब क्या है? यानी ऐसे खतरे जो सिर्फ देश की सीमा पर नहीं बल्कि पूरे इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। आतंकवाद जैसे खतरे भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पे देखे जाए विमान अपहरण, हाईजैक, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बम धमाके, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अपारंपरिक अवधारणा के या अपारंपरिक सुरक्षा के एग्जाम्पल हैं। ये सब डर और असुरक्षा फैलाने के लिए किए जाते हैं। आम लोगों को डराया जाता है। क्या बच्चे? आम लोगों को इसमें डराया जाता है। आतंकवादी जनता को निशाना बनाते हैं ताकि सरकार और देश पर दबाव बनाया जा सके। चौथा पॉइंट है मानवाधिकार का हनन, इसलिए इसमें भी आता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे रवांडा में जनसंहार किया गया था, कुवैत ने इराक पर हमला कर दिया था, या पूर्वी तिमोर ने इंडोनेशिया की सेना द्वारा हत्याएं की थी। ये सभी ऐसे क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं जिसमें आप समझ सकते हो कि ये अपारंपरिक अवधारणाएं हैं जो कि परंपरागत तरीके से नहीं चले हैं। ये बदलते समय के साथ समाज में नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, एक तरह से अपारंपरिक समस्याएं हैं। ये घटनाएं बताती हैं कि अपारंपरिक सुरक्षा में केवल बंदूकें या युद्ध नहीं बल्कि इंसानियत पर भी हमला शामिल होता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने इसका एक तरह से माइंड मैप बना रखा है और बहुत अच्छे से बनाया है मैंने, कि मानवीय अस्तित्व पर खतरे में देश की सीमा से परे प्रभाव पूरे मानव जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है। आतंकवादी जैसी जो गतिविधियां होती, जैसे विमान अपहरण यानी हाईजैक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एयरप्लेन्स को, सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाके, आप जानते हो आतंकवादी ऐसी कायराने हरकतें करते हैं जो आम जनता को, जो पब्लिक है, निर्दोष जो जनता है, उस पर एक तरह से उनके अंदर डर का माहौल पैदा करते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बम लगाकर डर और असुरक्षा फैलाना, ताकि वो आम जनता के मन में क्या करना चाहते हैं? डर फैला सकें, आतंकवाद फैला सकें। ठीक है। जनता को निशाना बनाया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेटेड होता है, इनके पास कोई हथियार नहीं होता है, ना ही उनके पास लड़ने की कोई स्किल्स होती हैं, तो इसलिए एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। और जिससे जब ये जनता को निशाना बनाते हैं तो वो किस पर दबाव बनाते हैं? सरकार पर दबाव बनाते हैं, और देश पर भी दबाव बनता ही है क्योंकि देश और सरकार की जो तारें हैं वो एक साथ जुड़ी रहती हैं। मानव अधिकार का हनन होता है, जैसे कि रवांडा में नरसंहार हुआ, कुवैत ने इराक पर हमला करा और पूर्वी तिमोर में हत्याएं हुई। ठीक है। ये सारे ऐसे क्या कहते हैं अवधारणाएं हैं जो अपारंपरिक सुरक्षा से संबंधित हैं और जिसमें सुरक्षा, आतंकवाद और मानवाधिकार जैसे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ध्यान रखना है यहाँ पे शक्ति के संतुलन के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, शक्ति संतुलन के बारे में आप इसे इस तरह से समझो कि आप जैसे संतुलन को समझो। संतुलन यानी एक तरह का बैलेंस। क्या बच्चे? एक तरह का बैलेंस है। संतुलन एक तरह का बैलेंस है कि कोई भी पलड़ा भारी नहीं है, सब समान है, सब एक समान है। परंतु एक पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाए तो ये पलड़ा नीचे जाएगा, तो यानी ये शक्ति का संतुलन नहीं है। ये शक्ति के संतुलन में एक शक्ति हावी हो गई और दूसरी शक्ति नीचे चले गई, यानी उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। तो यहाँ पे शक्ति का संतुलन का मतलब यही है कि जब दो महाशक्तिशाली देश होंगे तो उसके बीच में एक स्थिति पैदा होगी जिसे हम शक्ति के संतुलन के तौर पे जानते हैं। और ये शक्ति का संतुलन शीत युद्ध के दौरान काफ़ी बड़ा था। जैसे आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, और कोल्ड वॉर में दो महाशक्तियाँ थी, यूएसए और यूएसएसआर। जब तक शीत युद्ध था तो इन दोनों की शक्तियां एक समान थी। एक तरह से कह सकते हो कि विश्व के अंदर संतुलन बना हुआ था। क्या बना हुआ था बच्चे? संतुलन बना हुआ था, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। परंतु ये संतुलन कब टूटता है? ये संतुलन तब टूटता है जब यूएसएसआर का पतन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? यूएसएसआर खत्म हो जाता है। तो दुनिया के अंदर मात्र एक शक्ति बसती है जिसका नाम यूएसएसआर होता है, अमेरिका बसता है। दुनिया की एकमात्र शक्ति बसती है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि शक्ति का जो संतुलन था ना, वो एक तरह से अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया, जिसे आज के समय में हम देख सकते हैं कि अमेरिका जिस प्रकार से भारतीय देश के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहा है,
वो अमेरिका की एक दादागिरी का ही हिस्सा है। यानी एक, क्योंकि अगर दुनिया में संतुलन नहीं है तो एक देश हावी हो जाएगा दुनिया के अन्य देशों पर। तो आज के समय में असंतुलन पैदा हुआ है दुनिया के अंदर, विश्व राजनीति के अंदर एक तरह से असंतुलन है। परंतु आज एक समय ऐसा था शीत युद्ध के दौरान शक्ति का संतुलन बना हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे और भी बेहतर तरीके से। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है? देखो, ये बोल रहा है कि एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी देश इतना ताकतवर ना हो कि वो किसी दूसरे देश पर हमला करके उसे हरा दे। यानी कोई देश इतना कमज़ोर ना पड़ जाए कि उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए कोई देश उस पर अटैक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर कमज़ोर होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। कोई भी देश यहाँ पे कमज़ोर नहीं होना चाहता। अगर कोई देश कमज़ोर होगा तो उस पर अटैक होगा। आज के समय में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान के चलो यूएस, आज के समय में रूस है। क्या है बच्चे? रूस है। रूस ने यूक्रेन पे अटैक करा है। किस पे अटैक करा है? यूक्रेन पे अटैक करा है। काफ़ी 2.5 साल हो गए हैं इस चीज़ को कि यूक्रेन पर हमला करा हुआ है रूस ने। और रूस जो है यूक्रेन पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस का पलड़ा भारी है, या आप कह सकते हो उसकी शक्ति यूक्रेन के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़कर है। क्योंकि यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है जबकि रूस के पास परमाणु बम है। तो ऐसे में यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी कि रूस जो है यूक्रेन की जो कमज़ोरी है उसका फ़ायदा उठा रहा है और उस पर अटैक कर रहा है और यूक्रेन को कमज़ोर करता जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि भाई सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। यानी समझना क्या है, कोई अगर देश है, कोई देश है, अगर कोई छोटा है या कोई बड़ा है, ठीक है, अच्छा साइज से कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी देश का आकार उसकी शक्ति को मतलब परिभाषित नहीं करता है। हाँ, उसके पास कितनी क्षमताएं हैं ये प्रभावित करता है। नॉर्थ कोरिया जैसा देश जो है अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के चुनौती देता है, अमेरिका को चुनौती देता है और धमकी देता है कि अगर तुम हमारी बात हम पर ज़्यादा दबाव बनाओगे तो हम एक तरह से अटैक कर सकते हैं, परमाणु बम का अटैक कर सकते हैं। और ऐसी भी मिसाइलें बना रखी हैं, परमाणु मिसाइलें बना रखी हैं जो केवल और केवल अमेरिका को ही टारगेट करने के लिए बनाई गई हैं। और कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट रूस और चीन जैसे देश भी करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइज मायने नहीं रखता कि कोई देश अपने क्षेत्रफल में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। यहाँ पे मायने हैं कि उसकी क्षमताएं कितनी हैं। तो ताकतवर होना अपनी शक्ति यानी अपनी सुरक्षा की एक तरह से गारंटी की चाबी है। यानी आप समझ सकते हो कि कोई देश अगर ताकतवर है तो उसके पास सुरक्षा की एक चाबी बन गई है। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि भाई जो देश कमज़ोर होगा वो हमेशा पिटाई खाएगा और जो देश ताकतवर होगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो हमेशा कमज़ोरों को दबाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई शक्ति के संतुलन में कोई भी देश कमज़ोर ना पड़े, इतना कमज़ोर ना पड़े कि उस पर हमला कर दिया जाए। ठीक है, और हमला करके उसे हरा दे। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें समझनी है। देखो, एक अच्छा एग्जाम्पल अगर समझा जाए ना, 1962 के अंदर, साल 1962 के अंदर भारत जो है चीन से युद्ध हारता है। और चीन से युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को ये मौका लगता है कि क्यों ना पाकिस्तान को ये मौका लगता है कि अब भारत को हराने का सही मौका है। तो 2-3 साल बाद आप देखोगे 1965 में पाकिस्तान अटैक कर देता है। किस पे? भारत पे अटैक कर देता है। वो उसकी एक भूल होती है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत बहुत कमजोरियों से जूझ रहा है, देश कमज़ोर है, 1962 का युद्ध झेल नहीं पाया तो इसलिए भारत और कमज़ोर है। परंतु पाकिस्तान की एक भूल थी। भारत जो है एक बड़ी हुई शक्ति के तौर पे उभर कर आया दुनिया के सामने। जो 1962 के अंदर उसकी इमेज थी, 1962 में जो युद्ध हारा था उस इमेज को भी उसने धोया। साथ साथ 1965 में पाकिस्तान को हराने के बाद विश्व राजनीति के पटल पर भारत की एक तरह से उभरती हुई शक्ति के तौर पे भी देखा जाने लगा। तो यहाँ पे अपने आप को हमने यानी भारत ने 1965 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। और ऐसी बात नहीं है, 1947-48 में भी पाकिस्तान को हराया था, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा आदत है वो लड़ता रहता है और हारता भी रहता है। तो 1965 का युद्ध हो, फिर चाहे वो 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल वॉर हो, या फिर अगर हम बात करते हैं 2025 के अंदर ऑपरेशन विजय हो, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हो, सॉरी। तो
तो इसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। तो पाकिस्तान कभी सुधरता तो नहीं है, परंतु यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि किसी को हमेशा कमज़ोर समझने की भी गलती ना की जानी चाहिए, क्योंकि शक्ति का संतुलन हमेशा देश अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। परंतु ऐसे देश जो हमेशा कमज़ोर रहते हैं या अपनी स्थिति में सुधार नहीं लाते हैं, तो ऐसे में वो देश जो ताकतवर होते हैं वो उस कमज़ोर देश को दबा लेते हैं। यानी सभी देश को लगभग बराबर की शक्ति में हों, तभी हम कह सकते हैं शक्ति का संतुलन है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई इसके उदाहरण क्या है। क्या विश्व के अंदर ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम कह सकते हैं कि विश्व के अंदर शक्ति का संतुलन बना हुआ था? जैसे दूसरा विश्व युद्ध 1945 में, क्या बेटा 1939 से लेके 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चलता है। और इस दूसरे विश्व युद्ध में एक तरफ होता है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ होता है मित्र राष्ट्रीय। क्या बच्चे? मित्र राष्ट्रीय, जिसे आप इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, यूएसए और इसके अंदर चीन भी शामिल था। तो एक तरह से इन देशों ने, यानी ये वाले जो देश हैं ये मित्र राष्ट्रीय हैं। कौन से देश हैं बच्चे? मित्र राष्ट्रीय। आप कैप्शन खोलकर भी शब्दों को सही तरह से समझ सकते हो। ये एक तकनीकी सुविधा आपको YouTube के द्वारा भी दी गई है और हम शिक्षकों को सुविधा प्रदान करती है कि मित्र राष्ट्रीय ये थे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, और ये किसका मुकाबला करने के लिए खड़े हुए थे? ये मुकाबला एक तरह से धुरी राष्ट्रीय कंट्री, धुरी राष्ट्रीय देश, कौन से बच्चे? धुरी राष्ट्रीय के खिलाफ इन मित्र राष्ट्रीय देशों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया था। और हम ये भी जानते हैं कि मित्र राष्ट्रीय विजयी हो जाता है। ये वाला जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, वो विजय हो जाता है। तो एक समय में शक्ति का संतुलन बना, परंतु जब टूटता है 1945 में। फिर विश्व के अंदर शीत युद्ध शुरू होता है और फिर आप देखते हैं दुनिया के अंदर एक तरह से अमेरिका और यूएसएसआर का एक तरह से शक्ति का संतुलन बनता है। फिर वो शक्ति का संतुलन 1989 और फिर 1990 में टूट जाता है। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है और दुनिया के अंदर मात्र एक महाशक्ति बसती है, यूएसएसआर। एक दुनिया जिसे हम दुनिया की पहली दुनिया कहते हैं, फिर दूसरी दुनिया यूएसएसआर को जिसे आज का रूस कहते हैं, ठीक है, और तीसरी दुनिया विकासशील देश है जिन्हें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के तौर पे जानते हैं। तो आज का लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि उसे दबाने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन है आप तक मिल सके, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उसके लिए आपको जब नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपकी पेन कॉपी भी तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।